गाइस, मेरा नाम है राहुल राठौड़ और आप देख रहे हैं राहुल राठौड़ ऑफिशियल चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th का एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उप सहसंयोजक यौगिक। इस चैप्टर को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कि संकुल यौगिकों के नाम से भी जाना जाता है। इस चैप्टर से मेनली देखा जाए 3 से 4 क्वेश्चन नीट एग्जाम्स में हर बार पूछे जाते हैं और बहुत ईजी भी आते हैं, बहुत हार्ड नहीं आते हैं। तो देखते हैं इस चैप्टर के बारे में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक टॉपिक देखते हैं, योगात्मक यौगिक। ये सब इसी चैप्टर के भाग है। योगात्मक यौगिक का क्या मतलब होता है? योगात्मक यौगिक, योगात्मक यौगिक यानी कि एडिशन कंपाउंड्स। योगात्मक यौगिक की मतलब कि एडिशन कंपाउंड। क्या था आपका? एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड्स, ठीक है। पेन चेंज कर देते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं बॉल पेन्स येलो कलर में, ठीक है। तो योगात्मक यौगिक में क्या है? सबसे पहले क्या मतलब होता है योगात्मक यौगिक? योगात्मक यौगिक का मतलब होता है दो लवण के संयोग से बने यौगिक को योगात्मक यौगिक कहते हैं। दो लवण का संयोग का मतलब कोई भी दो लवण हो सकते हैं आपके, कोई दो सॉल्ट है उससे मिलकर जो बना होता है यौगिक, उसे क्या कहते हैं अपन? जो मतलब उसे क्या कहते हैं? योगात्मक यौगिक कहते हैं। जिसमें मतलब दो प्रकार होते हैं मेनली, एक तो डबल सॉल्ट और एक होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। डबल सॉल्ट यानी कि द्विक लवण, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कि संकुल यौगिक। दो लवण आपके मतलब, मेरे कहने का मतलब दो लवण का मतलब होता है कोई भी आपके, जैसे मोर सॉल्ट होता है और जैसे आपका कॉपर सल्फेट वगैरह, ये सब मिलकर जो आपस में कोई भी बोथ यानी कि दो लवण जो होते हैं वो आपस में मिले हुए होते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? योगात्मक यौगिक कहते हैं हम। तो सबसे पहले अपन योगात्मक यौगिक की परिभाषा देखते हैं। क्या होता है योगात्मक यौगिक का मतलब? दो लवण के संयोग से बने यौगिक, संयोग से बने यौगिक को योगात्मक यौगिक कहते हैं। बने यौगिक को क्या कहते हैं अपन? एडिशन कंपाउंड कहा जाता है। एडिशन कंपाउंड्स कहते हैं। थोड़ा पेन को निप सही कर देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसके प्रकार। ये जो है ना योगात्मक यौगिक होते हैं वो मुख्य रूप से आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? डबल सॉल्ट्स, जिसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं? द्विक लवण कहते हैं। और दूसरा होता है आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसको क्या कहते हैं? संकुल यौगिक कहा जाता है। क्या कहते हैं? संकुल यौगिक। आगे देखते हैं अपन डबल सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं किसके बारे में? डबल सॉल्ट के बारे में। तो डबल सॉल्ट हेडिंग लगाते हैं अपन। डबल सॉल्ट यानी कि द्विक लवण। योगात्मक यौगिक जिन्हें जल में घोले जाने पर वे अपनी पहचान को खो देते हैं, क्या कहलाते हैं? डबल सॉल्ट कहलाते हैं। ऐसे योगात्मक यौगिक जिनको जल में घोलने पर कोई भी वाटर है, इस वाटर में अगर यौगिक को घोलेंगे तो वो अपनी पहचान को खो देंगे। पहचान का खोने का मतलब जो आयन है वो सब के अलग अलग हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं अपन मोहर लवण। जो मोहर लवण को अपन क्या कहते हैं? फेरस अमोनियम सल्फेट भी कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका? FeSO4.NH4 अगर आपने वाटर यानी पानी में घोला है तो वो क्या है? सब अलग अलग आयंस में टूट जाएंगे। अमोनियम आयंस में, आयरन में, सल्फेट आयन में, ये सब आयन में
क्या होते हैं, टूट जाते हैं, अपनी मतलब पहचान को खो देते हैं। और जब पहचान खोएंगे तो वो क्या होते हैं, सब रंग भी देने लगते हैं, यानी कि जलीय विलयन में सभी आयनों का परीक्षण देने लगते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल क्या, मैं बताता हूँ आपको। FeSO4 FeSO4 प्लस NH4 का ऑल्टवाइज SO4 प्लस 6H2O। अब मैंने आपको बताया था योगात्मक यौगिक जो मतलब दो लवणों से बने होते हैं, एक प्रकार के योगात्मक यौगिक है जिसमें आयरन सल्फेट भी है और अमोनियम का जो सल्फेट है वो भी है, तो ये आपका योगात्मक यौगिक तो है ही। जब ये क्या था आपस में सब जुड़ेंगे, तो इसको मैंने क्या बताया अभी, आपस में मतलब क्रिया करते हैं तो क्या बनाएंगे आपका FeSO4 डॉट NH4 का होल्टवाइज SO4 डॉट 6H2O। ये इसका फार्मूला, इसका नाम क्या होता है आपका, मोहर लवण भी इसे कहा जाता है। इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसको नाम जाता है आपके किसका, मोहर लवण के नाम से। इसको क्या कहते हैं अपन, मोहर लवण कहते हैं, ठीक है। मोहर सॉल्ट इसे कहा जाता है, मोहर लवण कहते हैं, या इसको फेरस अमोनियम सल्फेट भी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। और ये क्या आपका मोहर सॉल्ट है, तो मोहर सॉल्ट में क्या देखेंगे अपन, मोहर लवण को जल में घोलने पर ये किस किस में किन किन आयनों में वियोजित होता है। तो ये जो मोहर सॉल्ट होता है ना, ये आपका मोहर लवण जो होता है, इसको अगर मैंने जल में घोला है, यानी कि जल में घोलने पर, ये मोहर लवण को जल में घोलने पर, मोहर लवण को जल में घोलने पर यह आयरन +2 में आयरन, ठीक है, और आयरन +2 के बाद अमोनियम आयन में और SO4-2 आयन्स में वियोजित हो जाता है। जब ये आयनों में वियोजित होगा तो ये क्या होगा, सभी आयन अलग अलग हो गए। जब आयन अलग अलग हो गए तो क्या होगा, सभी मतलब जो भी जलीय विलयन होगा उसमें रंग देने की प्रवृत्ति ये दर्शाएंगे, ठीक है। वियोजित होता है, जैसे मैंने लिखा आपको क्या, एक रिएक्शन देखते हैं अपन, जैसे FeSO4 डॉट मोहर सॉल्ट की अभिक्रिया NH4 का ऑल्टवाइज SO4 डॉट 6H2O। ये क्या करेंगे, जल में, जैसे इनको जल में घोलेंगे तो ये आपके आयरन +2 SO4-2 और अमोनियम आयन, क्या हो गया, अमोनियम आयन्स में टूट जाते हैं। तो जलीय विलयन में मैं ये कह सकता हूँ नोट डाल के क्या, कि जो अगर आयनों में टूटे हैं तो जलीय विलयन में सभी आयनों का परीक्षण संभव है इनमें। तो जलीय विलयन में सभी आयनों का परीक्षण, यानी कि टेस्ट जो है वो क्या है आपका, संभव है। एग्जाम्पल और बताता हूँ मैं इसके, और क्या क्या एग्जाम्पल है। जैसे सारे फार्मूले आपको याद रखने हैं, एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं ये सारे फार्मूले। जैसे मैंने बताया कॉर्नेलाइट का एग्जाम्पल, जैसे कॉर्नेलाइट होता है, कॉर्नेलाइट KCl डॉट MgCl2 KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O 6H2O, ठीक है। और क्या याद रखना है आपको, एलम का जो फॉर्मूला होता है, पोटास एलम या फिटकरी का फॉर्मूला क्या होता है, K2SO4 क्या, K2SO4 डॉट K2SO4, पेन बहुत मोटी है, थोड़ी सी पतली कर देते इसको, थिकनेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 1.5 कर देते हैं। क्या है, K2SO4
डॉट Al2SO4 का होल्थराइज Al2SO4 का होल्थराइज डॉट 24H2O। इसको किस नाम से जानते हैं अपन? पोटास एलम, या इसको फिटकरी के नाम से भी जाना जाता है, फिटकरी के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो आपका वो आपके नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। नीट एग्जाम्स में ये एक बार आ गया था, गलती से भाई नहीं आया, ठीक है। ये नीट में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी प्रकार से अपन क्या देखते हैं, अपन क्रोम एलन का फॉर्मूला। क्रोम एलन का क्या मतलब है? K2SO4, इसकी जगह क्रोमियम आ जाएगा। क्रोम एलम का मतलब Cr2SO4 का होल्थराइज डॉट 24H2O। इसको अपन किस नाम से जानते हैं? क्रोम एलम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और एलम का जो है ना सामान्य सूत्र होता है ना आपका, एलम का आपका क्या सामान्य सूत्र, तो वो क्या होता है आपका M2SO4 डॉट M2-SO4 का होल्थराइज 24H2O, ठीक है। जिसमें ये M2 जो होता है वो आपका +1 में रहता है और M2- जो होता है वो आपका +3 में रहता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। यदि +3 एल्यूमिनियम हो तो नाम +1 के आधार पर लिखा जाता है। ये आपको मैं डायरेक्ट 1 बाय 1 बताऊंगा, अभी तो आप लाइन याद रखिए। यदि +3 वाला एल्यूमिनियम, यदि +3 एल्यूमिनियम हो तो +1 के आधार पर नाम लिखा जाता है, आधार पर नाम लिखते हैं, ठीक है। ऊपर कहता है +1 के आधार पर नाम लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या बताया, जैसे मैंने K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल्थराइज बताया मैंने। ये देखो पोटास एलम यानी कि K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल्थराइज डॉट 24H2O। पोटास एलम यही से फिटकरी कहते हैं, जिसमें पोटेशियम +1 के फॉर्म में है, और एलम का जो फॉर्मूला और एल्यूमिनियम है तो वो आपका +3 के फॉर्म में है। तो मैंने क्या बताया, यदि +3 एल्यूमिनियम हो, एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है? +3, तो नाम किसके आधार पर लिखना अपन ने? +1 के आधार पर। अगर एल्यूमिनियम, यदि +3 युक्त धातु एल्यूमिनियम ना हो तो नाम जो होता है वो +3 के आधार पर ही लिखा जाता है। जैसा कि मैंने आपको क्या बताया, अगर यहाँ पे क्रोमियम है, अगर एल्यूमिनियम होती +3 में तो नाम +1 के आधार पर लिखते हैं, बट यहाँ पे क्रोमियम है तो इसलिए अपन क्या करेंगे, यदि +3 युक्त धातु एल्यूमिनियम ना हो, नहीं है, तो इसलिए अपन नाम किसके आधार पर लिखते हैं? अपन +3 के आधार पर ही। तो +3 वाला कौन है आपका? ये। तो इसके आधार पर नाम क्या होगा आपका? क्रोम एलम, ठीक है। अब कुछ आपके याद रखने वाला पॉइंट है वो आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, क्या है आपके, यदि +3 युक्त तो धातु, ये सब मैंने बता दिया। लिथियम अपने छोटे आकार के कारण एलम नहीं बनाता है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। लिथियम प्लस होता है, लिथियम अपने छोटे आकार के कारण, लिथियम अपने छोटे आकार के कारण, लिथियम अपने छोटे आकार के कारण क्या नहीं बनाता है? एलम नहीं बनाता है, एलम नहीं बनाता है, क्योंकि इसका आकार छोटा होता है, ठीक है। अब पढ़ते अपन कहता है सुडो एलम। क्या? सुडो एलम यानी कि क्या? छद्म एलम भी कह सकते हैं इसको अपन हिंदी में, क्या कहते हैं? छद्म एलम कहते हैं। MSO4 डॉट M2-SO4 का होल्थराइज डॉट 24H2O को क्या कहते हैं? छद्म एलम या सूडो एलम भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो मेटल, ये जो फर्स्ट वाला है वो आपका +2 के फॉर्म में रह रहा है, और M2- जो है वो आपका +3 के फॉर्म में रहता है। मतलब रियल में तो आपको पता है जो एलम होता है उसकी जो फॉर्म होती है वो +1 और +3 होती है, बट यहाँ पर कहता है M2 ना होकर M है तो इसके यहाँ पे +2 हो गई है, तो इसलिए इसको अपन सूडो एलम भी कहते हैं, ठीक है। अब पढ़ते अपन संकुल यौगिक। योगात्मक यौगिक को अपन ने 2 भागों में बांटा था।
ठीक है, तो योगात्मक यौगिक दो, सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, द्विक लवण के बारे में, डबल सॉल्ट के बारे में। अब पढ़ने वाला अपन संकुल यौगिक यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कि संकुल यौगिक, संकुल यौगिक। आपको समझ में आ रहा ना मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? ये सारे मतलब पेपर में आएंगे क्वेश्चन वगैरह, ये सब रिलेटेड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर है ये। वे योगात्मक यौगिक जो जल में घोले जाने पर अपनी पहचान को बनाए रखते हैं, मतलब अपनी पहचान, उनका एग्जिस्टेंस जो होता है वो वाटर में बना रहता है, उसे संकुल यौगिक कहते हैं। ठीक है, वे योगात्मक यौगिक, वे योगात्मक यौगिक जो जल में घोले जाने पर, जो किसमें, जल में घोले जाने पर, जल में घोले जाने पर अपनी पहचान को बनाए रखते हैं, अपनी पहचान को बनाए रखते हैं, अपनी पहचान को बनाए रखते हैं, संकुल यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं अपन। एग्जाम्पल्स में मेनली KCN, KCN जैसे मैंने आपको बताया था, KCN प्लस Fe कोष्टक का CN2, तो क्या बनेगा आपका पोटेशियम फेरोसाइनेट। K4FeCN6, K4FeCN6, ये आपका क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये क्या बन गया आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो इसका एग्जिस्टेंस तो बना रहेगा जल में घोलने पर। इसका थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूँ मैं, जैसे आपको मैंने बताया K4FeCN6 है ना, K4FeCN6 है, तो इसको मैंने क्या बोला, उप सहसंयोजक क्षेत्र। ये वाला जो एरिया है इसको अपन क्या कहेंगे, उप सहसंयोजक क्षेत्र, और ये बाहर वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं अपन, आयनिक क्षेत्र। बाहर वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे अपन, आयनिक क्षेत्र कहते हैं। और आपको पता ही है, तो ब्रेक जो होता है वो किस में होता है, ब्रेक तो हमें पता है 4K प्लस का Fe कोष्टक का CN6, Fe कोष्टक का CN6 में होता है। संकुल यौगिक के जलीय विलयन सभी आयनों का परीक्षण नहीं देंगे, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि संकुल यौगिक के जो जलीय विलयन है वो सभी आयनों का परीक्षण दे भी नहीं सकते। आगे तो कोई एक्सेप्शन होंगे वो तो देंगे ही, बट क्यों, क्योंकि वो आयन में बिखर ही नहीं रहे, टूट ही नहीं रहे, जलीय विलयन में अपनी पहचान को बनाए रख रहे। तो आपको पता है कि जो परीक्षण है, टेस्ट है, वो कौन देते हैं, आयंस देते हैं। जब टूटेगा ही नहीं तो परीक्षण देने की संभावना भी नहीं होती है। पॉइंट लिखते हैं अपन, संकुल यौगिक संकुल यौगिक के जलीय विलयन सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं। संकुल यौगिक के जलीय विलयन सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं, परीक्षण नहीं देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये अभी क्रिया बताई थी आपकी, क्या कि K4FeCN6 टूटता किसमें आपको पता ही है, 4K प्लस का Fe कोष्टक का CN6 में। तो अब देखो इसमें, अब मैंने आपको क्या बताया है कि ये आयरन +2 है, ये आयरन +2,
और ये एंड और कौन सा कंपाउंड यहाँ पे, साइनाइड। साइनाइड तो इनका क्या है आपका, बिल्कुल भी टेस्ट देता ही नहीं है। ये क्या है, आयरन प्लस 2 एवं साइनाइड का टेस्ट लगता ही नहीं है। टेस्ट जो है वो आपका लगता नहीं है, टेस्ट लगता ही नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल तो आपको खूब सारे हैं, ये नोट्स हैं, इस नोट से बाहर कोई क्वेश्चन जाता नहीं आज भी। ठीक है, अब देखते हैं अपन क्या, कॉपर अमोनिया का फोर्थ SO4 है। संकुल में क्या बनाएगा आपको, जब ये संकुल बनाएगा, संकुल तो है ही है, फिर अभिक्रिया करेगा तो जब किस में टूटता है ये, कॉपर अमोनिया का 4+2 और प्लस के तो आपका SO4 में टूट जाएगा, और ये क्या बन गया आपका कॉम्प्लेक्स आयन है। ठीक है, ये सब हो गया आपके क्या, एडिशन कंपाउंड, जिसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी आ गए और ये द्विक लवण भी आ गए ना। अब पढ़ते अपन परफेक्ट और इम्परफेक्ट संकुल यौगिक क्या होते हैं। परफेक्ट संकुल यौगिक किसे कहते हैं और इम्परफेक्ट संकुल यौगिक किसे कहा जाता है। हेडिंग देखते हैं अपन, आपका परफेक्ट एवं इम्परफेक्ट संकुल यौगिक। परफेक्ट और क्या था आपका इम्परफेक्ट संकुल यौगिक। ठीक है, ठीक है, तो अभी अपन देखते हैं परफेक्ट और इम्परफेक्ट संकुल यौगिकों के बारे में। परफेक्ट क्या होता है और इम्परफेक्ट संकुल यौगिक क्या होते हैं उसके बारे में। ठीक है, कुछ संकुल यौगिक जो होते हैं वो आपके जलीय विलयन में वियोजित होकर सभी आयनों का परीक्षण देने लगते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, संकुल यौगिक जो होते हैं वो आपके जलीय विलयन में क्या होते हैं, मतलब घुलते ही नहीं है, और जब घुलेंगे ही नहीं तो आयन बनेंगे ही नहीं, और बनेंगे ही नहीं तो आप परीक्षण देने की बात, टेस्ट देने की बात ही नहीं होगी। बट यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ संकुल यौगिक ऐसे होते हैं जो जलीय विलयन में वियोजित हो जाते हैं, जो सभी आयनों का परीक्षण देने लगते हैं, उसे इम्परफेक्ट नाम दिया जाता है। तो लिखिए अपन इन संकुल यौगिकों के बारे में। ठीक है, कुछ संकुल यौगिक जो होते हैं जलीय विलयन में, कुछ संकुल यौगिक जलीय विलयन ठीक है, कुछ संकुल यौगिक जलीय विलयन में वियोजित होकर, जलीय विलयन में क्या वियोजित होकर सभी आयनों का परीक्षण देने लगते हैं, होकर सभी आयनों का टेस्ट देने लगते हैं, परीक्षण देने लगते हैं, तो देने, ठीक है, सभी आयनों का टेस्ट देने लगते हैं, उसे इम्परफेक्ट संकुल यौगिक कहते हैं, उसे इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूं अभी, यार ये पेन बहुत आजकल ऐसी आ गई है ना। ठीक है, फाउंटेन पेन ही लेते हैं अपन। ब्लू कलर लेते हैं। जैसे मैंने बताता हूँ आपका ये कॉपर +2 और ये क्या आपका कैडमियम का +2 है,
और ये कॉपर +2 और कैडमियम +2 की अभिक्रिया जब मैं किससे करवाऊंगा, आपकी KCN से करवाता हूँ, तो आपके क्या बनते हैं, दो कंपाउंड बनते हैं आपके K3, ये कॉपर है तो K3 कॉपर कोष्टक का CN4, और दूसरा बनेगा K2CdCN4, K2CdCN4, ठीक है। और इसमें कॉपर जो था वो +1 में, कैडमियम में जो कैडमियम है वो आपका +2 के फॉर्म में है। ये आगे क्या आएगा, टूटेगा, तो किस में टूटेगा, आपका 3K प्लस का Cu कोष्टक का CN4, और चार्ज किसका होगा, -3, और ये किस में टूटेगा, आपका 2K प्लस के तब का CD कोष्टक का CN4, ठीक है। दोनों आपके कहते कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टूट गए। अब अपन देखते हैं सबसे सही पेन वाइट पेन ही है। अब मैं इस कंपाउंड को शो करता हूँ, Cu कोष्टक का CN4 -3, ठीक है। अगर मैंने क्या करवाई, H2S गैस यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इसमें प्रोवाइड करवाता हूँ, तो नो रिएक्शन होती है, यानी कि कोई अभिक्रिया नहीं होगी। जब अभिक्रिया होगी नहीं तो कॉपर जो +1 के फॉर्म में था वो प्राप्त भी नहीं होगा। और इसी प्रकार से मैं अगर ये कॉपर कैडमियम जो होता है, कैडमियम का जो संकुल है ये चार्ज किया था इसका -3, और यहाँ पे क्या था आपके -2। इसमें अगर मैं H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रोवाइड करवाता हूँ तो मुझे पीले कलर का कैडमियम सल्फाइड प्राप्त करता है। कैसे, पीला, येलो PPT बनती है। कैसी बनती है आपकी, येलो PPT बनता है, यानी कि पीले कलर का कैडमियम सल्फाइड प्राप्त होता है। अगर कैडमियम सल्फाइड मिलेगा, इसका मतलब जो होता है वो कैडमियम आपके +2 में प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अगर कॉपर +1 नहीं प्राप्त हुआ तो इसको अपन ने क्या नाम दिया, परफेक्ट संकुल। और अगर यहाँ पे कैडमियम +2 प्राप्त हो गया, इसलिए इसको अपन ने इम्परफेक्ट संकुल नाम दे दिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन एक क्वेश्चन करते हैं, थ्योरी बहुत हो गई, क्वेश्चंस भी देखते हैं। अभी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, डबल सॉल्ट केवल ठोस अवस्था में अस्तित्व रखता है। डबल सॉल्ट जो होता है वो केवल ठोस अवस्था में अस्तित्व रखता है। ठोस अवस्था में अस्तित्व रखता है। बी, डबल सॉल्ट निर्माण में प्रयुक्त लवण अपनी पहचान खो देते हैं। डबल सॉल्ट निर्माण में प्रयुक्त लवण अपनी पहचान खो देते हैं। अपनी पहचान जो होती है वो खो देते हैं। 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा। खो देते हैं। डबल सॉल्ट को जल में घोलने पर वह पहचान खो देता है। डबल सॉल्ट को जल में घोलने पर वह अपनी पहचान खो देता है। वह अपनी पहचान खो देता है, ठीक है।
डी पॉइंट क्या था आपका? संकुल यौगिक ठोस एवं विलयन दोनों अवस्था में रहते हैं। संकुल यौगिक ठोस एवं विलयन दोनों अवस्था में रहते हैं। विलयन दोनों अवस्था में रहते हैं। क्या है इसका मतलब? अब देखते हैं अपन वन बाय वन करके। तो सबसे पहला क्या बोला मैंने? सबसे पहले बोला है मैंने कि डबल सॉल्ट केवल ठोस अवस्था में अस्तित्व रखता है। बिल्कुल सही बात है, ये आपको याद रखना है कि डबल सॉल्ट जो होते हैं वो केवल ठोस अवस्था में एग्जिस्टेंस यानी कि अस्तित्व रखते हैं। सही बात है। दूसरी बात, डबल सॉल्ट निर्माण में प्रयुक्त लवण अपनी पहचान खो देते हैं। डबल सॉल्ट जो होता है ना, मैंने क्या बताया था आपको कि जो डबल सॉल्ट होता है ना वो अपनी पहचान को क्या है, खो देता है। ठीक है, परंतु डबल सॉल्ट, ये क्या क्वेश्चन क्या है, देखिए आपके डबल सॉल्ट निर्माण में प्रयुक्त लवण, जिस डबल सॉल्ट जो बना हुआ है उसमें जो लवण भाग लेते हैं वो अपनी पहचान को खो देते हैं। गलत बात है। डबल सॉल्ट खुद जो बनता है ना वो अपनी पहचान खो देता है। उसमें यूज आने वाले जो लवण होते हैं वो कभी अपनी पहचान नहीं खोते हैं। ठीक है, डबल सॉल्ट को जल में घोलने पर वह अपनी पहचान खो देता है। बिल्कुल सही बात है, खो देता है। संकुल यौगिक ठोस व विलयन दोनों अवस्था में रहते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, अब आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन बता देता हूँ डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या अंतर है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे अभी। डबल सॉल्ट और दूसरा क्या है आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स यानी संकुल यौगिक। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या अंतर है वो देखना अपने को। पहला अंतर देखते हैं कि डबल सॉल्ट जो होते हैं केवल ठोस अवस्था में अस्तित्व रखते हैं। डबल सॉल्ट जो होते हैं वो केवल किस अवस्था में, ठोस अवस्था में, केवल ठोस अवस्था में अस्तित्व, केवल ठोस अवस्था में अस्तित्व रखते हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी संकुल यौगिक होते हैं वो ठोस और विलयन दोनों अवस्था में अस्तित्व रखते हैं। ठोस एवं विलयन दोनों अवस्था में अस्तित्व रखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, डबल सॉल्ट में जो घटक लवण होते हैं वो अपनी पहचान नहीं खोते हैं। जो इसमें जो घटक लवण आपने यूज किया है, घटक लवण जो होते हैं वो अपनी पहचान नहीं खोते हैं। वो पहचान, अपनी जो पहचान होते हैं वो नहीं खोते हैं। जबकि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या बताया था अपन ने कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो जल में घुल लेने पर अपनी पहचान को बनाए रखते हैं, परंतु उसके जो घटक लवण होते हैं वो अपनी पहचान को खो देते हैं। तो मैं इसमें क्या लिखूंगा कि घटक लवण पहचान खो देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया क्या, डबल सॉल्ट और उसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी संकुल यौगिक। तीसरा पॉइंट क्या था, डबल सॉल्ट जल में अपनी पहचान खोता है। बिल्कुल सही बात है, वो मैंने आपको बताई थी कि डबल सॉल्ट जो होते हैं, डबल सॉल्ट जल में अपनी पहचान को खोता है। जल में अपनी पहचान को खो देता है। जबकि संकुल यौगिक जल में अपनी पहचान नहीं खोते हैं। ये संकुल यौगिक जो होते हैं वो जल में अपनी पहचान नहीं होते हैं। और लास्ट पॉइंट है इसका, सभी आयनों का टेस्ट संभव है डबल सॉल्ट में, क्योंकि अपनी पहचान खोएंगे तो आयंस देंगे, आयंस देंगे तो क्या होगा,
आयनों का टेस्ट पॉसिबल है। सभी आयनों का जो टेस्ट यानी कि परीक्षण है वो क्या है आपका, संभव है। परीक्षण है वो क्या है आपका, संभव है। जबकि इसमें क्या लिखेंगे, सभी आयनों का टेस्ट संभव नहीं है। सभी, इसमें क्या लिखेंगे अपन, कहता है सभी आयनों का टेस्ट जो है वो क्या, टेस्ट संभव नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट। अब पढ़ेंगे अपन किसके बारे में, होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स के बारे में। मतलब किसके बारे में, अभी होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स के बारे में। होमो से का मतलब होता है आपका समान, और हेट्रो का मतलब होता है विषम, यानी कि जो समान प्रकार के संकुल हो गए उसको कहेंगे अपन होमोलैप्टिक, और जो हेट्रो होंगे वो मतलब जो विषम होंगे उसको अपन हेट्रो कहेंगे। संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु से जुड़ी प्रजाति लिगेंड कहलाती है। ये आपको पता होना चाहिए, वैसे ये पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। संकुल यौगिक में क्या, संकुल यौगिक में सेंट्रल एटम यानी कि केंद्रीय धातु, सेंट्रल एटम का मतलब केंद्रीय धातु से जुड़ी प्रजाति, केंद्रीय धातु से जुड़ी प्रजाति क्या कहलाती है आपकी, लिगेंड कहलाती है। लिगेंड कहलाती है। एग्जाम्पल बता दूं वैसे मैं आपको, K3 एपी कोष्टक का CN6 20 बार पढ़ चुके, अब तो आपको याद ही रह गया होगा कंपाउंड पोटेशियम फेरिसाइनेट। K3 होता है पोटेशियम फेरिसाइनेट और K4 होता है तो पोटेशियम फेरोसाइनेट। K3 एपी कोष्टक का CN6। तो इसमें अपन क्या देखेंगे, साइनाइड जो होता है वो किसकी बाती कार्य करेगा, लिगेंड की बाती। जैसे मैंने आपको बताया कॉपर अमोनिया का 4th SO4, तो इसमें संकुल क्या होगा आपका, अमोनिया क्या है आपका, लिगेंड हो जाएगा। अमोनिया क्या हो गया आपका, लिगेंड। अब पढ़ते हैं अपन, कहते हैं ये आपके जो मैंने पीछे लिखा दिया था वैसे, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। संकुल जिसमें एक ही प्रकार के लिगेंड उपस्थित होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और ऐसे संकुल जिसमें भिन्न प्रकार के लिगेंड उपस्थित हो उसे अपन हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। वह संकुल, परिभाषा क्या है इसकी, वह संकुल जिसमें एक ही प्रकार के लिगेंड उपस्थित हो, एक ही प्रकार के लिगेंड उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं, होमोलैप्टिक, उसे होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एग्जाम्पल K4 FeCN6, जिसमें आप देख सकते हो साइनाइड सभी समान से, इसमें कितने आपके 6 साइनाइड है, तो सब कहते हैं समान हो गए ना, सभी एक ही प्रजाति की है कि नहीं है, तो इसको अपन ने क्या कहता है, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। इसकी जगह मैं आपको K3 FeCN6 लिखता हूँ, तो सभी साइनाइड है, तो सब ये क्या है, एक ही प्रकार के हैं, तो इसको अपन ने क्या नाम दिया, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेट्रो में क्या होगा, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं होगी। एक से अधिक प्रकार के लिगेंड होने पर, एक से अधिक प्रकार के लिगेंड मतलब अलग अलग प्रकार के जो लिगेंड होंगे, तो उसको अपन क्या कहेंगे, हेट्रोलैप्टिक।
एक से अधिक प्रकार के लिगेंड, एक से अधिक प्रकार के लिगेंड। ठीक है, एग्जाम्पल बताऊं, कॉपर वाटर का फॉर Cl2 का, कॉपर वाटर का फॉर और Cl2, तो इसमें कॉपर भी है और वाटर भी है। एक से अधिक प्रकार के लिगेंड हो गए। लिगेंड के रूप में कौन कार्य करे, कॉपर और वाटर दोनों, सॉरी क्लोराइड और वाटर दोनों करते हैं, ये मैंने कुछ गलत बोल दिया। कॉपर वाटर का फॉर और Cl2 है, तो वाटर भी लिगेंड का काम करेगा और क्लोराइड भी लिगेंड का काम करेगा। तो इसमें एक से अधिक प्रकार के लिगेंड हो गए, तो ये आपके कैसे लिगेंड है, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गए ना। ठीक है, ठीक है। अब पढ़ेंगे अपन लिगेंड का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे अपन, लिगेंड का वर्गीकरण। लिगेंड का वर्गीकरण मतलब लिगेंड को किस आधार पर बांटा जाता है और कितने भागों में बांटा जाता है। लिगेंड को मुख्य रूप से दो प्रकार से वर्गीकृत करते हैं अपन, दो प्रकार में बांटा जाता है, दो प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। दो प्रकार से क्या करेंगे अपन, वर्गीकृत करते हैं। एक तो होता आपका आवेश के आधार पर यानी चार्ज के आधार पर, और दूसरा होता आपकी दंतुरता यानी डेंसिटी के आधार पर। क्या, दंतुरता, दंतुरता का मतलब मोनो, जो एक दंतुर, द्विदंतुर, त्रिदंतुर, दंतुरता यानी कि मोनो मतलब डेंसिटी के आधार पर भी कह सकते हो। पहला तो होता आपका चार्ज के आधार पर, दूसरा होता आपका डेंसिटी के आधार पर। तो सबसे पहले अपन कहते हैं चार्ज के आधार पर देखते हैं, वो तो सिंपल है आपका। चार्ज के आधार में तो आपको कोई याद रखने की चीज़ ही नहीं ज़्यादा। चार्ज के आधार पर देखते हैं तो आपके निगेटिव चार्ज वाले, निगेटिव वाले कौन कौन से हैं, पॉजिटिव वाले कौन कौन से हैं, और न्यूट्रल कौन से हैं, और आपके न्यूट्रल जिस पे कोई चार्ज है ही नहीं, उदासीन वाले। क्या नाम दिया मैंने आपका, ऋणावेशित, धनात्मक यानी धनावेशित, और उदासीन। ठीक है, तो आपके ऋणावेशित में कौन कौन से आएंगे, जैसे SO4-2, सॉरी जैसे मैंने बताया क्लोराइड आयन Cl- साइनाइड हो जाएगा, ऑक्जेलेट यानी C2O4-2 है, ब्रोमाइड हो जाएगा O-2। ये सारे के सारे कैसे हो गए आपके ऋणावेशित वाले। धनावेशित में आपका एग्जाम्पल NO+, नाइट्रोसोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, नाइट्रोसोनियम। NH2, NH3+, हाइड्रोजेनियम भी कहते हैं इसको, हाइड्रोजेनियम भी कहते हैं। ठीक है, उदासीन में आपको पता ही है CO यानी कि कार्बोनिल, CO यानी कि कार्बोनिल, वाटर यानी कि क्या कहेंगे एक्वा, और एमीन यानी कि NH3। ये सब क्या हो गए आपके उदासीन हो गए।